नागुमो एक बदसूरत हारा हुआ है जिसे उसके दोस्त धोखा देकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। बचने के लिए वह दानवों को खाता है और एक आकर्षक पिशाच के साथ मिलकर असीमित शक्तियां पाता है, जिससे उसे बदला लेने में मदद मिलती है। यह सब नागुमो से शुरू होता है, जो कालकोठरी के फर्श पर लेटा यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वह मरा है या जिंदा। वह खुद को यकीन दिलाता है कि वह जिंदा है और उसे याद आता है कि ग्रेट ऑर्कस भूल भुलैया में घुसकर वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तुरंत ही वह खड़ा होता है और सुरक्षित घर पहुंचने के लिए ऊपरी स्तरों तक जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद उसे एक खरगोश दिखा। वह सोचता है कि इतना प्यारा जीव कालकोठरी में कैसे आया। अचानक खरगोश उसे खाने आए 2 बड़े भेड़ियों को हरा देता है। नागुमो जाने का फैसला करता है, पर खरगोश उसे देखते ही 8K में उसके करीब आता है, जिससे वह डर जाता है। पीछे विशाल राक्षस को देख वह डर से पैंट गीली कर देता है। वह दहशत में देखता है कि कैसे विशाल बिगफुट छोटे खरगोश को फाड़कर खा जाता है। नागुमो चीखता है और जान बचाकर भागता है, पर उसकी खुशी क्षणिक रहती है क्योंकि विशाल राक्षस अपनी चाल से उसका बायां हाथ काट देता है। राक्षस नागुमो का हाथ पकड़कर खाने लगता है। उसके स्वादिष्ट शरीर का स्वाद चखने के लिए राक्षस उसका पीछा करने लगता है। नागुमो राक्षस से बचने के लिए अपनी ट्रांसम्यूट शक्ति का तुरंत उपयोग करता है, जिससे वह अनजाने में कालकोठरी में और अंदर चला जाता है। नागुमो सोचता है कि वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बाईं बांह से खून बहना बंद नहीं हो रहा, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो उसे अपने ऊपर एक पवित्र क्रिस्टल दिखाई देता है। उसकी बांह में अभी भी दर्द होने के बावजूद उसकी मुख्य समस्या भूख है। जब उसे अपनी बांह निगलने वाला राक्षस याद आता है, वह रोने लगता है, उस जीव को हराने में अपनी विफलता पर विलाप करते हुए, ताकि वह सुरक्षित घर लौट सके। नागुमो को कालकोठरी में सहपाठियों संग प्रवेश का फ्लैशबैक आता है। एक राक्षस उसे लगभग खा गया था, पर अमानोगावा ने उसे बचाया। सहपाठी हियामा नागुमो का मजाक उड़ाने आता है, पर काओरी, जिसे नागुमो पर थोड़ा क्रश है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। फिर समूह को एक चमकदार क्रिस्टल मिलता है, जिसे उनके नेता कैप्टन मेल्ड क्लांस क्रिस्टल बताते हैं। कप्तान की चेतावनी के बावजूद बेवकूफ हियामा के क्रिस्टल छूते ही वे भूल भुलैया की 65वीं मंजिल पर वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब बड़ी संख्या में राक्षसों का सामना करते हुए समूह को अपनी मुश्किल का एहसास होता है। यह देख कैप्टन मेल्ड उन्हें रुकने को कहते हैं, क्योंकि वे राक्षसों से कमजोर हैं। कैप्टन मेल्ड दूसरे सदस्यों को बचाने की बेताब कोशिश करता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं। एक विशालकाय जीव समूह पर हमला करता है और नागुमो खुद को सुपरमैन मानकर अपनी प्रेमिका काओरी को एक बड़ी चट्टान से बचाने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल कर कूद पड़ता है। फिर वह कैप्टन मेल्ड से काओरी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहता है। नागुमो मानता है कि वह राक्षस को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा, पर कैप्टन मेल्ड साथ देता है और खतरा टलने पर उसे बचाने का वादा करता है। वह काओरी को सुरक्षित जगह ले जाता है और फिर नागुमो को बचाने के लिए बाकी समूह को अपनी अद्भुत क्षमताओं का उपयोग करने को कहता है। हालांकि नागुमो को याद आता है कि जब वह सुरक्षित भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसके समूह के सदस्यों में से एक के वार से वह अचानक घायल हो गया, जिससे वह भूल भुलैया में गहराई तक गिर गया। अपनी पिछली यादों के बाद नागुमो रोने लगता है और सवाल करता है कि इस गड़बड़ी में फंसने का कसूर किसका है। काओरी ने भूल भुलैया में जाने से पहले बुरे सपनों का जिक्र कर उसे बचाने का वादा किया था, पर अब धोखे के साथ उसे अपने कटे हाथ और गुर्राते पेट का दर्द भी सता रहा है। गुस्से और हताशा में नागुमो ने राक्षस भेड़ियों का शिकार करने का फैसला किया। कच्चा मांस खाते ही चीजें अजीब होने लगती हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि मांस उसे अंदर से खा रहा है। फिर एक विशाल पवित्र क्रिस्टल के नीचे आराम करते हुए नागुमो अपने अंतिम भोजन के बाद दर्द से ढह जाता है। राहत के लिए बेताब होकर वह क्रिस्टल का पानी पीता है और उसे पता भी नहीं चलता कि ऐसा करते ही उसके बाल सफेद हो रहे हैं। तो बाद नागुमो बेहतर महसूस करने लगता है। वह अपने बाल देखता है और अपनी स्टेटस प्लेट जांचने का फैसला करता है। पता चला उसे खाए हुए राक्षस से कुछ नई शक्तियां मिली हैं। वह अपनी नई बिजली की शक्तियों का उपयोग करके राक्षस के बचे हुए मांस को तलकर खाता है। फिर वह एक पागल वैज्ञानिक की तरह टॉर स्टोन नामक कठोर चट्टान से एक रिवॉल्वर बनाता है। वह भूल भुलैया के संसाधनों से कुछ गोलियां भी बनाता है। नागुमो बंदूक का नाम डोनर रखता है और एक राक्षस खरगोश को मारकर उसका परीक्षण करता है। उसे खाकर उसकी शक्तियां प्राप्त करता है। इसके बाद वह उस राक्षस के पास जाता है जिसने उसकी बांह निगल ली थी। अपनी नई क्षमताओं का थोड़ा प्रदर्शन करने के बाद वह सचमुच राक्षस की बांह उसके सामने चबा जाता है। जैसे ही राक्षस पलटवार करने की कोशिश करता है, नागुमो कहता है नहीं और बिना पसीना बहाए उसे मार गिराता है। जोश में आकर वह घर लौटने का फैसला करता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। नागुमो राक्षस का मांस अपने सुरक्षित स्थान पर वापस ले जाता है और खाने लगता है। उसे एहसास होता है कि कोई नई स्किल नहीं मिल रही, पर
पॉइंट्स खूब जमा हो रहे हैं। वह घर का रास्ता ढूंढने की सोचता है, भले ही उसे पता न हो कि वह किस मंजिल पर है। वह भूल भुलैया के दूसरे हिस्से में बेफिक्री से घूम रहा था। तभी एक राक्षस ने अपनी शक्ति से उसकी रोशनी बुझा दी। नागुमो तुरंत पवित्र क्रिस्टल के पास लौट आता है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। नागुमो खाई की गहराई में और नीचे जा रहा है, राक्षसों को ऐसे बिखेर रहा है जैसे कोई बात ही न हो। फिर भी पवित्र क्रिस्टल पर अपने आंकड़े जांचने पर उसे पता चलता है कि वे बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। इसी बीच जब बाकी समूह राजा को रिपोर्ट करता है और भूल भुलैया में हुई घटना बताता है, तो राजा उन्हें सख्त आदेश देता है कि उनमें से किसी एक के भूल भुलैया में लापता होने की बात किसी को न बताएं। नागुमो के दल की क्रूर शिजुको उसे बचाने की कोशिश के बारे में सोचने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वह काओरी को देखती है, जो नागुमो को न बचा पाने के कारण बेहोश पड़ी है। शिजुको को राज्य बचाने का अपना मिशन और अपनी शिक्षिका मिस आइको की भूल भुलैया में न जाने की विनती याद आती है। शिजुको सोचती है कि क्या गलत हुआ, पर हियामा को पागलों की तरह खुद से बात करते देख उसका ध्यान भटक जाता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि किसी ने उसे कुछ करते नहीं देखा। शिजुको हियामा को बुलाती है और वह घबरा जाता है, दावा करता है कि सब ठीक है। पर उसके जाते ही शिजुको समझ जाती है कि वह नागुमो से हमेशा लड़ता रहता है। उसे पता चलता है कि वह काओरी को पसंद करता है और इसी वजह से नागुमो पर जादू कर रहा था। शिजुको खुद को तसल्ली देती है कि हियामा ने नागुमो को चोट नहीं पहुंचाई और काओरी के पास जाती है जो बेहोश पड़ी है। काओरी को जागता देख वह उत्साहित होती है। काओरी थकी है। शिजुको बताती है कि वह 5 दिन से बेहोश थी। काओरी को कुछ पता नहीं। नागुमो के खोने की बात सुनकर वह परेशान है। शिजुको उसे सांत्वना देती है, पर काओरी नागुमो को बचाने के मिशन पर है, जो अकेला है। उधर नागुमो प्रयोग कर रहा है और उसे 2 विशाल मूर्तियों वाला बड़ा दरवाजा मिलता है। वह और गोलियां बनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे नहीं पता दरवाजे के पीछे क्या है, पर रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को मारने को तैयार है। नागुमो दरवाजे पर अपनी ट्रांसम्यूट स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झटका लगता है और वह गिर जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि मूर्तियां असल में एक आंख वाले विशालकाय राक्षस हैं जो दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं, और वह अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। एक राक्षस नागुमो पर हमला करता है, पर नागुमो उसे डोनर की शक्ति से मार देता है। दूसरा राक्षस नागुमो के खिलाफ रक्षात्मक जादू दिखाता है, जिससे वह उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे छिपी चीज को लेकर और उत्सुक हो जाता है। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद नागुमो अपनी क्षमताओं से राक्षस को कोने में फंसाकर उसे स्टाइल से इसेकाई कर देता है, खुद को एक सुपर हीरो महसूस करते हुए। इस बीच काओरी शिजुको को एक अजीब कहानी सुना रही है कि उसे पूरा यकीन है कि नागुमो अभी भी जिंदा है। वह मजबूत बनने के एक मिशन पर है ताकि वह उसे बचा सके। अब वह शिजुको से उसे ताकतवर बनाने में मदद करने को कह रही है और शिजुको बेमन से उसकी निजी प्रशिक्षक बनने को राजी हो जाती है। कालकोठरी में नागुमो को पता चलता है कि दरवाजे की चाबी राक्षस की छाती से निकले 2 गोले हैं। वह गोले उठाता है, दरवाजा खुलता है और नागुमो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है, जहां हवा में एक विशाल चमकीला घन तैर रहा है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आगे बढ़ता है, एक आवाज उसे घन के करीब आने के लिए कहती है। जब वह ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि घन के अंदर कोई है। जैसे ही वह करीब आता है, देखता है कि वह एक युवा लड़की है, लेकिन वह पीछे हट जाता है क्योंकि वह उसके मामलों में नहीं पड़ना चाहता। लड़की उससे रुकने और मदद करने की गुहार लगाती है, पर वह कहता है कि उसे उसका रक्षक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसने शायद खुद को जानबूझकर फंसाया है। लड़की तुरंत जोर देती है कि उसे धोखा दिया गया है। यह सुनकर नागुमो को लगा कि उनमें कुछ समानता है, तो वह उसकी बात सुनने को तैयार हो गया। नागुमो लड़की से पूछता है कि वह क्यूब में क्यों फंसी है। वो बताती है कि वह बहुत शक्तिशाली पिशाचों के वंश से है, पर उसके निकम्मे चाचा ने उसे धोखा दिया। वह राज करना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि उसे मारा नहीं जा सकता, तो उसने उसे भूल भुलैया में गहराई में कैद कर दिया। नागुमो उस लड़की से लगातार पूछ रहा है कि वह अजेय क्यों है। वह बताती है कि वह बहुत तेजी से ठीक हो जाती है और बिना मैजिक सर्कल के भी माना को नियंत्रित कर सकती है। नागुमो काफी प्रभावित हुआ और मदद करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि बाद में वह भी उसकी मदद करेगी। उसने अपनी शक्तियों से एक विशाल घन की मोहर तोड़ी और बहुत दबाव व ऊर्जा लगाने के बाद लड़की नग्न अवस्था में उसमें से बाहर गिर गई। नागुमो उसे अपना पवित्र जल देता है, पर आभारी होने के बजाय वह उससे ऐसे चिपक जाती है जैसे वे प्रेमी हो। वह उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है और उसका नाम पूछती है। वह उसे अपना नाम बताता है और जब वह उसका नाम पूछता है तो वह उससे कहती है कि उसे एक नया नाम दे, क्योंकि वह अपना पुराना नाम नहीं रखना चाहती। कुछ देर सोचने के बाद नागुमो लड़की का नाम यूई रखता है। नागुमो का शुक्रिया अदा करती है और नग्न शरीर से उसे गले लगाती है, पर नागुमो को अचानक हमले का आभास होता है। वह यूं के लिए खुद को ढाल बना
बनाता है और जब वह देखती है कि कुछ चट्टानी भाले उसे लगे हैं तो वह उसे पुकारती है। नागुमो यू से कहता है कि उसने अपनी चौकसी खो दी है। यूं उसे भाले निकालने में मदद करती है, जबकि वह अपने घावों पर क्रिस्टल पानी छिड़कता है। ऊपर देखते ही उसे एक विशाल केकड़े जैसा राक्षस दिखता है और वह यूं को चेतावनी देता है कि वह उसे कैद से भागने से रोकने के लिए आया है। फिर नागुमो यू को देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वह नग्न है। नागुमो उसे अपना कोट देता है और वह उसे असभ्य सुअर कहती है। नागुमो फिर उसका बकवास मुंह अपने सॉसेज से ठूंस देता है। उसके बाद नागुमो यू को पीठ पर बिठाकर राक्षस का सामना करता है, उसे मारकर खाने की धमकी देता है। यू को पीठ पर लिए नागुमो अपने कौशल से विशाल केकड़े राक्षस पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि वह उसकी त्वचा को भेद नहीं सकता। वह एक नई योजना बनाने के लिए सुरक्षित जगह पर पीछे हट जाता है। अचानक यूं उसकी पीठ से कूदकर बिना चेतावनी के गर्दन काटने लगता है और जूस बॉक्स की तरह खून चूसता है। नागुमो उन्हें राक्षसों से दूर रखने के लिए अपने कौशल का उपयोग करता रहता है। वह उसे बताती है कि उसका खून स्वादिष्ट है। फिर वह बहादुरी से राक्षस के पास जाती है और एजियोर ब्लेड नामक एक उच्च स्तरीय जादू चलाती है। नागुमो हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि क्या वह इसे फिर से कर सकती है। वह कहती है कि वह कोशिश करेगी। नागुमो एक योजना बनाता है और उसे निर्देश देता है कि जब वह इशारा करे तो वह जादू का फिर से इस्तेमाल करे। उसकी योजना काम करती दिखती है क्योंकि वे आसानी से विशाल मिस्टर क्रैब्स को हरा देते हैं। बाद में वे इसे बनाते हैं। लगता है नागुमो को गुप्त नुस्खा चखने को मिलेगा। वे दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे कई दिनों तक चलते हैं और जब वे 100वें स्तर पर पहुंचते हैं तो यूं देखती है कि नागुमो बहुत सावधान है। वह उससे पूछती है कि क्यों, और वह जवाब देता है कि यह 100वां स्तर है और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या है। जल्द ही उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो मौत या जन्नत की ओर ले जाता लगता है। नागुमो यू को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसके पीछे क्या है। वे दरवाजे से अंदर जाते हैं और दोनों सहमत होते हैं कि वे मावेरिक के ठिकाने में हैं, क्योंकि यह कितनी खूबसूरती से बना है। लेकिन यूं जल्दबाजी कर नागुमो से कहता है कि वे जिस भी राक्षस से मिलेंगे उससे लड़ेंगे। यू की बात सच हो जाती है और अचानक उनका सामना एक लेवल बॉस 6 सिर वाले बहुरंगी राक्षस से होता है। राक्षस के हमला करते ही वे सुपर हीरो जैसा महसूस करते हैं और उसे हराने के लिए अपनी क्षमताएं दिखाते हैं, लेकिन कुछ वार करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि राक्षस खुद को ठीक कर सकता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि सिरों के पास बचाव, हमला, उपचार जैसे कई युद्ध कौशल हैं। वे लड़ते रहते हैं और जब यू राक्षस को गिराने की कोशिश करती है तो उसका एक सिर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए छल करता है। जब वह ऐसा करती है तो खुद को फिर से क्यूब में फंसा पाती है। इस बार नागुमो उसे वहीं छोड़ देता है और वह रोने लगती है। नागुमो को यूं की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि राक्षस उसे अपनी शक्तियों से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है और फिर उस पर ग्रेनेड फेंककर राक्षस का ध्यान भटकाता है। नागुमो राक्षस के हमलों से बचाने को एक चट्टानी दीवार बनाता है। यूं को बेहोश देख वह उसे पवित्र जल देता है और वह जाग जाती है। वह बड़बड़ाने लगती है कि उसे लगा था कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि वे दोनों भूल भुलैया से बचकर घर लौटेंगे। नागुमो एक प्रेरक वक्ता बन जाता है और यूं को राक्षस को हराने और घर लौटने के लिए प्रेरित करता है। वे राक्षसों से लड़ने लौटते हैं, पर राक्षस यूं के साथ दिमागी खेल खेलता है। उसे उसके अतीत से छलने की कोशिश करता है। शुक्र है उसे नागुमो की किस याद आती है और वह इससे बाहर आ जाती है। ठीक तभी नागुमो अपनी सबसे ताकतवर क्षमता से राक्षस को पूरी तरह भून देता है। फिर उसे एहसास होता है कि यूं कितनी थक चुकी है और राक्षस उस पर हमला करने वाला है। यह जानते हुए कि वह खुद खतरे में है, वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। नागुमो बेहोश हो जाता है और यूं उसे राक्षस से दूर एक सुरक्षित जगह पर घसीट कर ले जाती है। वह पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसे बहुत खून बह रहा है। वह पवित्र जल लेती है, मुंह में भरकर उसके मुंह में थूक देती है। जब उसे एहसास होता है कि वह अभी भी बेहोश है तो उसे बचाने का दृढ़ निश्चय करती है, क्योंकि जब से उसने उसे बचाया है वह उसका ख्याल रख रहा है। वह डोनर को पकड़ती है और अकेले ही राक्षस से भिड़ने का फैसला करती है। मौत की गंध वाले उस राक्षस से भिड़ते ही वह अपनी पूरी जान लगा देती है, पर राक्षस बेहद ताकतवर निकलता है और वह अकेले ही टिक नहीं पा रही। राक्षस उसे मारता है और वह थक कर गिर पड़ती है। वह नागुमो को अलविदा कहने लगती है, माफी मांगते हुए कि वह राक्षस को हराकर दिन नहीं बचा सकती। अचानक नागुमो को जैसे कोई स्पाइडर सेंस आया और वह राक्षस से लड़ने कूद पड़ा। उसने बेहोशी में सोची एक कमाल की चाल से अकेले ही राक्षस को हरा दिया, क्योंकि यूं को यह कहते हुए रोते सुनकर कि वह उसके लिए राक्षस को हरा नहीं पा रही थी, वह जोश में आ गया था।
राक्षस को धूल चटाने के बाद नागुमो गिरकर यूं से कहता है कि वह जानवर से लड़कर निढाल हो गया है। वह उसकी पीठ थपथपाती है और अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करती है। वह बुदबुदाता है कि उसने भी काफी अच्छा किया। फिर वे आगे की यात्रा से पहले कुछ देर आराम करते हैं। वहीं नागुमो स्कूल की शिक्षिका लेडी ई को उन्हें बुलाने वाले से मिलने जाती हैं। अपने एक सहपाठी को मरा हुआ देखने के बाद छात्रों को भूल भुलैया में भेजने के लिए वह उस पर बरसने लगती है। वह उसे समझाती है कि छात्रों को अपने नुकसान पर शोक मनाने के लिए समय चाहिए। फिर वह उससे कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वह उनके खेतों पर दोबारा काम नहीं करेगी। यह सुनकर उस व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि अनिच्छुक छात्रों को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इससे लेडी इको शांत हो जाती है और वह जाने से पहले उसे धन्यवाद देती है। वह अपने छात्रों की भलाई को सबसे ऊपर रखने के लिए दृढ़ है। इसी बीच छात्र भूल भुलैया में लौटते हैं और काओरी वह जगह देखती है जहाँ नागुमो मारा गया था। मानोगावा बीच में आकर काओरी को समझाता है कि वह अपनी सहपाठी की मौत से खुद को निराश न करे। एरी और सुजू, दो अन्य लड़कियां काओरी को दिलासा देती हैं और अपनी दोस्ती का वचन देती हैं। काओरी उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देती है और फिर अमानोगावा दल को अपना साहसिक कार्य जारी रखने के लिए कहता है। नागुमो अचानक जागता है और खुद को एक खूबसूरत जगह पर सफेद चादरों से ढके बिस्तर पर पाता है। डर के मारे उसकी एक आंख गायब है और वह पूरी तरह नग्न है। वह अपने बगल में यू को देखता है जो उसी हालत में है और उसका मुंह खुला रह जाता है। वह उसे जगाने के लिए बेतहाशा हिलाता है। यू जागती है और उसे ठीक देखकर उत्साहित हो जाती है। वह तुरंत माफी मांगकर कहता है कि वह तनाव में होगी। नागुमो यू से पूछता है कि 6 सिर वाले राक्षस को हराने के बाद क्या हुआ। वह बताती है कि विशाल दरवाजा मावेरिक के अड्डे पर खुला। उसने उसे पवित्र जल दिया, जिसके असर से वह इतनी थक गई कि उसे थोड़ा आराम करना पड़ा। वह उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उठकर पूछता है कि वह नग्न क्यों है। वह तुरंत बताती है कि वे दोनों गंदे थे और उसने उसका शरीर साफ किया। नागुमो के शरीर को साफ करने की बात करते हुए यूं अपने होंठ चाटने लगती है और वह सोचता है कि वह वेश्या जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। वे दोनों यूं को मिले कपड़ों को देखने लगते हैं और वह एक परित्यक्त घर मिलने का भी जिक्र करती है। दोनों कपड़े पहनकर बेखबर पर्यटकों की तरह हवेली में घूमने लगते हैं। उन्हें एक शानदार स्नानघर मिला। नागुमो ने अकेले नहाने की कल्पना की, लेकिन यू ने साथ नहाने को कहा। उसने मना किया, जिससे हवेली में घूमते हुए वह गुस्सा हो गई। उन्हें कुछ कमरे मिले जो जादू से कसकर बंद थे। नागुमो की रूपांतरण क्षमताएं भी उन्हें खोल न सकीं। वे तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और एक भव्य सिंहासन वाले विशाल कमरे में लड़खड़ाते हुए घुसते हैं। करीब से देखने पर उन्हें सिंहासन पर एक कंकाल बैठा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि यह आदमी कभी राजा रहा होगा या कुछ और। उन्हें कमरे के बीच में एक जादुई घेरा दिखता है और नागुमो यू को बताता है कि वह आदमी शायद किसी का इंतजार कर रहा था। फिर वह यूं से कहता है कि अगर बात बिगड़ती है तो उसे उसका साथ देना होगा, क्योंकि उसे यकीन है कि यह कमरा बाहर निकलने की चाबी है। बिना किसी हिचकिचाहट के नागुमो घेरे में कदम रखता है और बूम, वह सक्रिय हो जाता है। नागुमो को बहुत अजीब महसूस होने लगता है, जैसे उसका दिमाग माइक्रोवेव हो रहा हो। लेकिन फिर उसे मरे हुए आदमी का एक भूतिया संदेश दिखता है। वह आदमी खुद को पागल भूल भुलैया का मास्टरमाइंड बताता है और उन कारणों को साझा करना चाहता है कि लोग उसे दुनिया का विनाशक क्यों समझते हैं। इस बीच भूल भुलैया में छात्र और गार्ड एक नई मंजिल पर पहुंचते हैं और भीमकाय राक्षस का सामना करते हैं। वही राक्षस जिसके कारण उन्होंने नागुमो को खो दिया था। विशाल राक्षस को देखकर उनके सदमे के बावजूद वे सभी उससे मुकाबला करने और उसे हमेशा के लिए हराने के लिए सहमत होते हैं। अमानोगावा के कहने पर छात्र सबसे बेहतरीन नायकों की तरह विशाल राक्षस और उसके डरावने कंकाल साथियों को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। काफी योजना और दृढ़ संकल्प के बाद वे आखिरकार राक्षस को हराने में कामयाब रहे। छात्र बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने मिलकर इस विशाल राक्षस को हराया। लेकिन फिर काओरी को नागुमो को निराश करने का बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर मृत व्यक्ति अपना परिचय ऑर्कस के रूप में देता है। वह नागुमो को अपनी सृजन शक्ति प्रदान करता है, लेकिन उसे इसका दुरुपयोग न करने की चेतावनी भी देता है। रिकॉर्डिंग देख नागुमो को अजीब लगा। उसने यूं से कहा जैसे कुछ दिमाग में घुस गया हो। उसने यह भी कहा कि जिन्हें वे खलनायक समझते थे वे असल में अच्छे लोग हैं, वे मुक्तिदाता हैं। नागुमो यू को घर पहुंचाने का आश्वासन देता है। वह जाने की तैयारी करने को मान जाती है, लेकिन वह उसे ऑर्कस से मिली नई प्राचीन सृष्टि विद्या के बारे में भी बताता है। वह उसे और सीखने और प्रशिक्षण पर ध्यान देने की सलाह देता है, इससे पहले कि वे सतह पर लौटे। नागुमो ने यूं से कहा कि हवेली उनकी है तो लाश का निपटारा करें। उन्होंने ऑर्कस को खेतों में दफनाया, फिर अंदर आकर सतह पर जाने का रास्ता खोजने पुस्तकालय गए।
उन्हें एक किताब मिली। ऑर्कस के कमरे का जादुई घेरा ही सतह पर जाने का रास्ता है, लेकिन उन्हें ऑर्कस की अंगूठी चाहिए। यू उदास है क्योंकि उन्होंने अभी अभी उस आदमी को दफनाया था, पर नागुमो बताता है कि उसने शव दफनाने से पहले अंगूठी ले ली थी। ऑर्कस की अंगूठी से उन्होंने एक बंद कमरा खोला और ऑर्कस द्वारा छोड़ी गई कई अवशेष और कलाकृतियां मिली। नागुमो सुझाव देता है कि सतह पर लौटने से पहले वे हवेली में कुछ देर रुककर तैयारी कर लें। बाद में उसी रात नागुमो नहाता है, अपने अकेले समय का आनंद लेते हुए। हैरान होकर वह उससे पूछता है कि उसने अपना शरीर क्यों नहीं ढका, और वह पूछने लगती है कि क्या वह उसकी पसंद की नहीं है। जैसे ही वह उसे समझाने की कोशिश करता है, वह तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद नागुमो अपने लिए लोहे का हाथ बनाता है और यूं उसे अपनी खोई आंख के लिए समुद्री डाकू का आई पैच दिलाने में मदद करती है। उन्हें घर में मोटरसाइकिल और कारों जैसी शानदार गाड़ियां भी मिलती हैं। 2 महीने की तैयारी के बाद वे सतह पर जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले नागुमो यू को अपनी बनाई एक खूबसूरत अंगूठी देता है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। वह सतह पर जाने और घर लौटने के लिए अपनी तैयारी को लेकर बहुत नाटकीय हो जाता है। हालांकि नागुमो यू को अपनी नई शक्तियों के कारण सतह पर संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। वह दिव्य प्राणियों द्वारा निशाना बनने की संभावना का भी जिक्र करता है, लेकिन फिर वह पूरी तरह से प्रेरक हो जाता है। घर वापसी के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हराने का उनका गान गाता है। इसी बीच एक युवा और खूबसूरत जानवर लड़की एक सुनसान जगह पर आगंतुकों का इंतजार कर रही है। अचानक उसे एक विशाल 2 सिर वाला डायनासोर राक्षस दिखाई देता है। जैसे ही वह अपना आपा खोने वाली होती है, उसे एक विशाल जादुई घेरा दिखता है और वह उत्साहित होकर चिल्लाती है कि उसके मेहमान आ गए हैं। बनी गर्ल नागुमो और यू को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है, जिन्हें अपने खास मेहमान होने का कोई अंदाजा नहीं होता। अपना पीछा कर रहे राक्षस को हराने के बाद वह उनके पास जाकर उनसे बात करने का फैसला करती है। नागुमो और यू अपने रोमांच में बहुत उत्साहित हैं। तभी उन्हें खरगोश लड़की अपनी ओर दौड़ती दिखती है। वह मूर्ख खरगोश लड़की उनसे आगे नहीं निकल पाती क्योंकि वे महत्वपूर्ण लोगों की तरह चले जाते हैं। खरगोश लड़की नागुमो के पैर से चिपक जाती है, अपने परिवार को बचाने के बारे में बड़बड़ाती हुई। हालांकि नागुमो बस चलता रहता है, जबकि यू शिकायत करना बंद नहीं कर पाती कि वह उसे कितनी परेशान करने वाली लगती है। लेकिन लड़की मदद की जिद करती रहती है, पर यूं उसके कान खींचने लगता है और उसे नागुमो से दूर कर देता है। बनी लड़की नागुमो से कहती है कि वह उस जैसी खूबसूरत लड़की को मना न करे, बल्कि मदद करे। नागुमो जवाब देता है कि वह अपनी तारीफ करना बंद करे क्योंकि उसे वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती। वह नागुमो से मदद की गुहार लगाती है, पर वह उसे धकेल देता है। बनी लड़की अपना परिचय शी के रूप में देती है, होलिया बीस्ट ट्राइब की सबसे बड़ी बेटी। वह बताती है कि उसका पूरा कबीला बड़ी मुसीबत में है। नागुमो तंग आकर शी को अपनी बंदूक से डराने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उसकी बात सुनने को मान जाता है। जब शी भावुक होकर नागुमो के कोट पर आंसू पोंछती है, तो वह भड़क कर उसे डांटता है। गुस्से में उसने शी को मारा तो शी ने पूछा कि उसकी खूबसूरती के बावजूद वह उसे क्यों मार रहा है। नागुमो ने शी से कहा कि यूं के सामने अपनी सुंदरता का बखान न करे, क्योंकि यूं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है। यूं एक रानी की तरह आत्मविश्वास से भरी दिखती है। नागुमो असहज होकर मुड़ने की कोशिश करता है। उसे कुछ पता नहीं है और वह पूछती रहती है कि वह क्यों शर्मा रहा है। उसे क्या पता नन्ही खरबूजा यूं उसके पीछे गुस्से से आग बबूला खड़ी है। उसी पल शी यू को देखती है और उसे एहसास होता है कि वह बेतहाशा माफी मांगती है, पर यूं नहीं मानती। शी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे पैनकेक न बनाया जाए। कुछ मिनटों बाद नागुमो शी से उसके निष्कासित कबीले और भविष्य बताने की क्षमता की कहानी सुनता है। वह दावा करती है कि वे उसकी मदद के लिए बने हैं, पर नागुमो को यकीन नहीं होता। वह अपनी जादुई अंगूठी से एक मोटरसाइकिल प्रकट करता है जो उसे और यू को अगले पड़ाव तक ले जाएगी। शी नागुमो से मिन्नतें करने लगती है, पर वह कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा और वह खुद को परेशान नहीं करना चाहता। शी तुरंत बताती है कि उसे पता है कि वह होलजेना के महान वृक्ष पर जा रहा है, पेड़ों के विशाल समुद्र में। वह आगे कहती है कि वह जगह हमेशा घने कोहरे से ढकी रहती है, जिसे आगंतुक भेद नहीं सकते, पर देखा जा सकता है अपनी जाति के एक सदस्य द्वारा। वह उनके साथ जाना चाहती है अगर वे मदद करें। यूं उसे मार्गदर्शक के रूप में साथ लाने का सुझाव देती है। वह उत्साहित होकर यूं को गले लगाने कूदती है, पर यूं उसे स्वादिष्ट आइसक्रीम में बदल देती है। गांव में नागुमो एक बच्चे पर हमला कर रहे बड़े उड़ने वाले जानवर को मार गिराती है। अपने लोगों से मिलकर वह बताती है कि मदद के लिए गई थी। नागुमो उसे जानवरों के लिए चारा बनाने की सोच रहा है। वह उसे पकड़कर हवा में उछालता है ताकि उड़ने वाले जानवरों को आकर्षित कर सके, जबकि वह अपने भरोसेमंद साथी डोनर के साथ उनका ध्यान रखता है।
नागुमो और यूई शी और उसके लोगों को परेशान राक्षसों से लड़ने में मदद करते हैं। उसने बताया कि उन्होंने अपना गृहनगर क्यों छोड़ा। उसे एक पशु मानव द्वारा मारा जाना तय था। उसे बचाने के लिए उसके माता पिता और कुछ अन्य होलिया निवासी अपना गृहनगर छोड़कर दूसरी जगह बस गए। नागुमो और यूई शी अब अन्य पशु मानवों को शिकार से बचा रहे हैं। उस रात होलिया के लोग आखिरकार शांति से सो पाए, जिससे शी हैरान थी। नागुमो और यूई का धन्यवाद कर शी ने उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। नागुमो बताते हैं कि वे घर जाने की योजना बना रहे हैं और कुछ देर सोचने के बाद उसने उनके साथ घर जाने का फैसला किया, लेकिन नागुमो और यू को लगता है कि वह उन्हें धीमा कर देगी। अगले दिन वह और उसके लोग नागुमो और यू के पास गए, मजबूत बनने की इच्छा जताई। इस बीच यूई शी से द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत होती है ताकि वह उनके साथ जा सके या नहीं यह तय हो सके। नागुमो दूसरों से शिकार करने वाले राक्षसों से निपटने की बात करता है। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद यूई शी को हरा देती है, लेकिन शी यूई के गाल पर खरोंच देखकर बताती है। यूई तुरंत ठीक हो जाती है और शी के हमलों से चोट लगने से मना करती है। नागुमो लड़कियों के पास आता है और पूछता है कि क्या उनका द्वंद्व समाप्त हो गया है। उत्साहित होकर शी उससे मिलने जाती है और उसे खरोंच के बारे में बताती है। नागुमो यूई से शी के बारे में पूछता है। यूई कहती है कि वह मजबूत है। फिर वह नागुमो से उनके साथ यात्रा में शामिल होने का आग्रह करती है। जब नागुमो पूछता है कि वह उनके पीछे क्यों आना चाहती है, तो वह कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। होलिया जनजाति नागुमो और यूई के साथ वृक्षों के सागर तक जाती है। हुलसीना का वृक्ष देखकर नागुमो एक संदेश पढ़ता है और उस पर ऑर्कस की अंगूठी रखता है। उन्हें एहसास होता है कि वृक्ष खोलने के लिए उन्हें अन्य भूल भुलैया से भी अवशेष लाने होंगे। नागुमो लोगों से कहता है कि उसे जाना होगा, पर वे साथ चलने को कहते हैं। वह उनसे प्रशिक्षण जारी रखने को कहता है, क्योंकि बाद में उसे उनकी जरूरत पड़ सकती है। उसी रात शी यूई को उनकी शर्त याद दिलाती है। यूई तुरंत नागुमो से मिलता है ताकि उसे शी को अपनी यात्रा पर साथ जाने की अनुमति देने के लिए मना सके, और नागुमो मान जाता है। वह शी से कहता है कि वह उसके प्रति किसी भी भावना का जवाब नहीं देगा। वह कड़ी मेहनत कर भविष्य बदलने की अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। बताती है कि उसे अतीत में पछतावा था और वह अब ऐसा नहीं चाहती। नागुमो ने उसे चेतावनी दी कि उसके गृहनगर में रहना उसके लिए जटिल और खतरनाक होगा। वह जोर देती है कि वह इस काम के लिए तैयार है। नागुमो और यूराइजन गॉर्ज में भूल भुलैया का प्रवेश द्वार ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ मिला। जांच करते हुए उन्हें एक स्वागत करती आवाज सुनाई दी। नागुमो सोचता है कि आवाज कहां से आ रही है, पर उन्हें स्रोत की ज्यादा परवाह नहीं। वे इस बात से ज्यादा उत्साहित हैं कि उन्हें भूल भुलैया का प्रवेश द्वार मिल गया है। नागुमो यूई से प्रवेश द्वार पर राय पूछता है और वे भूल भुलैया में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। अचानक उसे एक प्रवेश द्वार मिलता है, पर वह गिर जाती है। उन्हें फिर वही आवाज सुनाई देती है और वे सोचते हैं कि यह क्या है। फिर वे पत्थर की पटिया को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर कि आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन आवाज उन्हें बताती है कि पत्थर की पट्टियां कुछ देर में फिर से बन सकती हैं, जिससे वे चौंक जाते हैं। भूल भुलैया में घुसते ही नागुमो गलती से एक जाल पर पैर रख देता है। इससे एक बाधा सक्रिय हो जाती है, जो उनके भागने का रास्ता रोक देती है और बड़े पत्थर उनकी ओर लुढ़कने लगते हैं। यूई अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, पर निराश होती है कि इमारत में वह काम नहीं करता। नागुमो फिर अपनी बंदूक से पत्थरों को सफलतापूर्वक नष्ट करने की कोशिश करता है। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि और पत्थर उनकी ओर आ रहे थे, लेकिन उसने तुरंत अपने हथौड़े से बाकी गेंदों को रोक दिया, जैसे कोई सुपर हीरो तालियों का इंतजार कर रहा हो। वे आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही और जाल देखते हैं, लेकिन वह लड़की उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अपने हथौड़े का इस्तेमाल करती रहती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वे भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं और पहले देखे कमरे में लौट आते हैं। नागुमो देखता है कि वे चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वे शुरू से ही उसी कमरे में थे, जिससे उन्हें मिलाड़ी पर गुस्सा आता है, जो उनसे बात कर रही थी। शहर में भूल भुलैया से दूर यूका को खाली बैठे रहने की चिंता है। वह आइको के साथ अपने अभियान पर जाने की योजना बना रही है। वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह आलसी की तरह खाली नहीं बैठ सकती और उसे कुछ करना होगा। यूका बताती है कि नागुमो के निधन के बाद उसे बहुत बुरा लगा और वह कुछ कर नहीं पाई। उन्होंने कहा कि वह उसके साथ जा सकती थी। भूल भुलैया में वापस मेगुमो और बाकी लोग एक दरवाजे से निकले हैं। मेगुमो देखता है कि वे मिलाड़ी की जगह पर आ गए हैं। उन्हें वहाँ कई विशाल मूर्तियाँ दिखती हैं। मेगुमो उन्हें देखने लगता है और दूसरों को बताता है कि उसे कवच वाले सूटों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उसे खतरा महसूस होने लगता है। मेगुमो फिर शी से अंदर जाने का आग्रह करता है, वादा करता है कि कुछ भी होने पर वह उसकी रक्षा करेगा। शी सुनती है और कवचधारी राक्षसों पर हमला शुरू हो जाता है। शी देखती है कि कई राक्षस उस पर हमला कर रहे हैं।
मेगुमो राक्षसों पर पिस्तौल चलाता रहता है, लेकिन उनके अथक हमलों का कोई अंत नहीं दिखता। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखता है और मेगुमो सबको राक्षसों से बचने के लिए उससे कूदने को कहता है। वे एक बक्से पर उतरते हैं जो उन्हें मिलाडी के पास ले जाता है। उसका विशाल आकार उनके सामने आता है और उन्हें एहसास होता है कि वे बॉस का सामना करने वाले हैं। अब मुकाबला शुरू होने वाला है। ऑर्कस के नोट्स के अनुसार मृत मानी गई मिलाडी को देखकर मेगुमो हैरान है। मिलाडी भी हैरान है कि वे ऑर्कस की भूल भुलैया तक पहुंच गए। मेगुमो तुरंत उसे चुप करा देता है, खुद को बॉस समझते हुए कहता है कि वे प्राचीन जादू पाने आए हैं। मिलाडी जोर देती है कि वह अपनी पहचान के बारे में सच कह रही है और पूछती है कि उन्हें प्राचीन जादू की क्या जरूरत है। मेगुमो बताता है कि उसे घर लौटने के लिए प्राचीन जादू चाहिए, क्योंकि उसके पागल देवता ने उसे जबरन यहाँ लाया था। वह ऐसा प्राचीन जादू ढूंढ रहा है जिससे वह दुनियाओं के बीच कूद सके, लेकिन मिलाडी जानकारी देने से मना कर देती है, जिससे मेगुमो उस पर हमला कर देता है। वह अपनी टीम को उसका दिल नष्ट करने का निर्देश देता है। मिलाडी पर कई हमले किए जाते हैं, उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। फिर वे उसके खिलाफ एक नई रणनीति बनाते हैं। मिलाडी आती है और उन पर हमला करती है। वह पूछती है कि क्या वे बच पाएंगे, लेकिन अपने मचाए भारी कहर को देखकर समझ जाती है कि वे इसे झेल नहीं सकते। वह हैरान रह जाती है जब उसे अपने पीछे मेगुमो की आवाज सुनाई देती है, यह समझकर कि उसे धोखा दिया गया है। वह देखती है कि उन्होंने उसके कवच को भेद दिया है, जबकि उसे लगा था कि मेगुमो ऐसा नहीं कर पाएगा। मिलाडी यह सोचकर हंसती है कि यह अंत था, यह जाने बिना कि मेगुमो के पास अभी भी एक अंतिम चाल है। वह तुरंत शी को आदेश देता है कि वह अपने हथौड़े से उस भाले पर वार करे जो उसके कोर को भेदकर उसे मारने वाला था, जिससे मिलाडी चीख उठी और निष्क्रिय हो गई। यू शी से उसके लिए घुटने टेकने को कहता है और वह उसका सिर सहलाने लगती है, क्योंकि मेगुमो ऐसा नहीं करेगा। वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि मिलाडी ने अपनी कुछ शक्ति का उपयोग उनसे संवाद करने के लिए किया है। वे हैरान हैं क्योंकि उन्होंने उसका कोर नष्ट कर दिया था। मिलाडी उन्हें चेतावनी देकर रोबोट के शरीर से निकलकर अलविदा कहती है और वे सब जाने लगते हैं। अचानक वे उसे एक कैंटीन में फिर देखते हैं और चिढ़ जाते हैं। सोचते हैं कि उनका उससे पीछा छूट गया है, पर वे उसे दूसरे रूप में देखते हैं। यूशी को हमला करने का आदेश देता है और वह हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है। हमले के बाद मिलाडी उन्हें गुरुत्वाकर्षण जादू देती है और बताती है कि इसका उपयोग कैसे करें। मेगुमो को उससे ज्यादा खजाना लेते देख वह तुरंत गुस्सा हो जाती है और अपनी शक्तियों से कमरा पानी से भर देती है। उन्हें दूसरे भूल भुलैया के लिए शुभकामनाएं देती है। मेगुमो देखता है कि शी बेहोश हो गई है और उसे बचाने के लिए तुरंत मुंह से मुंह लगाकर सांस देता है। शी अचानक जाग जाती है और मेगुमो को चूम लेती है, उसे गुस्सा दिलाता है। वह शी को वापस नदी में डुबोने के लिए फेंक देता है। अंततः एक सराय पहुंचे और कमरों की संख्या पर खूब झगड़ते हैं। हर कोई मेगुमो के साथ कमरा चाहता है, पर वह चुप रहता है। वह एक पल शांत रहता है, फिर उसे गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है। अगले दिन मेगुमो इल्वार से मिलता है, जो राइजन गॉर्ड से गुजरती एक तिकड़ी की अफवाहों के बाद उनकी तलाश में था। इल्वार ने तुरंत उन्हें काम सौंपा, जिस पर मेगुमो ने व्यंग्य से कहा, इससे कम की उम्मीद नहीं थी। निकलते समय यू देखता है कि शी गहरी नींद में है और उसकी चुप्पी का कारण जानने की कोशिश करता है। मेगुमो इल्वार से मिले मिशन के महत्व पर विचार करता है, जिसमें एक लापता व्यक्ति को ढूंढना है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। मेगुमो इल्वार की मदद के लिए 2 शर्तें रखता है, स्टेटस प्लेट्स बनाना और जरूरत पड़ने पर सहायता देना। इल्वार सहमत है और मेगुमो खुश है कि अब उसके पास एक शक्तिशाली सहयोगी है। मेगुमो यू को अपनी योजना बताता है, जिसमें ओरके झील शहर में रुकना और चावल के खेत का दौरा भी है। वह एक लंबे समय के बाद आखिरकार कुछ चावल पाने के लिए उत्सुक है। समय पर और शहर में एको और अन्य निवासी अपनी फसलों के लिए सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद वे अगले दिन काम पर लौटने से पहले आराम करने और खाने के लिए सराय लौटते हैं। एको को शिमिजू की चिंता होने लगती है, जो 1 हफ्ते से लापता है। जब कस्बे के लोग उससे शिमिजू के बारे में पूछते हैं तो वह अपनी चिंता व्यक्त करती है और वे उसे आश्वस्त करते हैं कि वह लौट आएगा। मालिक अचानक आकर पूछता है कि खाना कैसा लगा और बताता है कि सारा मसाला खाने में इस्तेमाल हो गया है। ये बुरी खबर सुनकर वे और चिंतित हो जाते हैं और तुरंत समाधान खोजने लगते हैं। वे भी हैरान हैं क्यों? मालिक बताता है कि राक्षसों का एक झुंड किसानों को मसाले लेने से रोक रहा है। उसने यह भी बताया कि कुछ साहसी राक्षस रोकने गए थे पर लौटे नहीं। अब इल्वार ने और साहसी लोगों को मदद के लिए भेजा है। अचानक नागुमो और दोनों लड़कियां अंदर आकर बहस करने लगती हैं।
ए को उसकी आवाज तुरंत पहचान लेती है और उससे मिलने जाती है। वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है, पर ए को उसे झूठ बोलने से रोकती है और सोचती है कि उसे क्या हुआ है। जब वह जाने लगता है तो वह उसे पकड़ लेती है। यू एको से उसे परेशान न करने को कहती है, लेकिन एको उससे कहती है कि वह अपने काम से काम रखे क्योंकि वह नागुमो से बात कर रही है। यू एको को शांत होने को कहता है क्योंकि वह आपा खो चुकी थी। एको माफी मांगती है और नागुमो से सच बताने की गुहार लगाती है। नागुमो अपनी पहचान बताता है, खाना ऑर्डर करने की कोशिश करता है, पर वे वहाँ क्यों आए हैं इससे विचलित हो जाता है। एको गुस्सा आता है और बात रोकने के लिए मेज पर हाथ मारती है और वह उससे पूछती है कि वे दो लड़कियां कौन हैं। वे दोनों अपना परिचय देती हैं और शी बताती है कि नागुमो ने उसे चूमा था, जिससे एको गुस्सा आ गया और वह पूरी तरह लाल हो गई। नागुमो समझाने की कोशिश करता है कि उसने शी को डूबने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एको कहती है कि उसकी सफाई बिल्कुल अस्वीकार्य है। खाना खाते समय एको नागुमो से कई सवाल पूछने लगती है और महसूस करती है कि वह उसे सही जवाब नहीं दे रहा है। इससे वह चिढ़ जाती है और उसके साथ का एक शूरवीर अचानक नागुमो और उसकी लड़कियों को धमकाने लगता है। हालांकि नागुमो दखल देता है, शूरवीर को रुकने के लिए कहता है और अपनी बंदूक से उसके कवच पर गोली चलाता है। नागुमो अपना खाना खाता रहता है और हर कोई सोचने लगता है कि वह इतने अजीब तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है। भोजन के बाद उसने कहा कि वह बीते या आने वाले की व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन चेतावनी दी रास्ते में आने वाले को मार डालेगा। यू और शी से कुछ देर बात कर वह जाने लगा। यू का एको और बाकियों को बताती है कि वह उसे धन्यवाद नहीं दे पाई। एको चिल्लाती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। उसी रात एको नागुमो की अचानक हिंसा से हैरान थी और सोच रही थी कि वह उसके कमरे में कैसे आया। वह बताता है कि उसे उससे बात करनी है और एक पुरानी कहानी सुनाता है कि वह उसके साथ क्यों नहीं लौट सकता। नागुमो एको को बताता है कि उसे जादू पाने और घर लौटने के लिए एक भूल भुलैया से गुजरना होगा। वह यह भी बताता है कि उसके छात्र ने जादू से उसे भूल भुलैया में गिराकर मारने की कोशिश की। नागुमो की बात सुनकर एको हैरान होकर सोचने लगती है। नागुमो जाने लगता है पर देखता है कि एको और उसके दोस्त उसके साथ जाना चाहते हैं। वह कहता है कि वे साथ नहीं आ सकते क्योंकि वे उसे धीमा कर देंगे, पर एको उसे साथ चलने के लिए मना लेती है और वह मान जाता है। वे हैरान हैं कि उसकी बाइक उन सभी को कैसे ले जाएगी, तो वह अपनी अंगूठी से कार बुलाता है और उनसे कहता है कि अंदर बैठो या जगह न हो तो डिक्की में। जैसे ही नागुमो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, एको उसके कंधों पर आराम करती है और यू को जलन होने लगती है। वह उससे कहती है कि वापसी में वह उसके बगल में बैठेगी। वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और नागुमो अपनी खोज में मदद के लिए कुछ ड्रोन जैसे उपकरण छोड़ता है। वह उन्हें ऑर्नीज कहता है और पहाड़ का कुछ हिस्सा देखते हुए उसे कुछ बहुत परेशान करने वाला मिलता है। वह देखने जाता है कि उन्होंने क्या देखा है और एक विशाल पदचिह्न पाता है, यह अनुमान लगाते हुए कि यह एक बड़े 4 पैरों वाले जीव के कारण हुआ है। जैसे ही वे पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं, वे एक झरने पर पहुंचते हैं। नागुमो को झरने के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह तुरंत यू को पानी हटाने का निर्देश देता है, जिससे बचाव दल हैरान रह जाता है। उन्हें एक गुफा दिखती है और वे उसमें चले जाते हैं। नागुमो विल को देखता है और उसे बताता है कि एडवेंचर्स गिल्ड के प्रमुख ने उसे बचाने के लिए भेजा है। विल उन्हें बताना शुरू करता है कि उन पर कैसे हमला हुआ था। उसे बुरा लगता है कि सब मर गए और वह बच गया। नागुमो उसे समझाता है कि जो हुआ उस पर अफसोस करने के बजाय उसे जिंदा होने का शुक्रगुजार होना चाहिए। वापस लौटते समय उनका सामना अचानक उस काले ड्रैगन से होता है जिसका विल ने पहले जिक्र किया था। नागुमो लड़कियों को उसके हमले से बचाने के लिए बीच में आता है। यू शी की मदद से नागुमो का साथ देता है ताकि राक्षस उसे मार न सके जिसने उसे जकड़ रखा है। साथ मिलकर वे अजगर को मार गिराते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीत गए हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ड्रैगन कोहरे से निकलकर उन पर फिर हमला कर रहा है। वे उसके हमलों का सामना करने में जूझते हैं। नागुमो तुरंत आइको को दूसरों को ड्रैगन की पहुंच से दूर ले जाने का निर्देश देता है ताकि वे सुरक्षित रहें, और यू को भी ऐसा ही करने को कहता है। यू फिर उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो उसका पीछा करें। नागुमो अकेले ही ड्रैगन से लड़ना शुरू करता है और देखता है कि ड्रैगन उसे नहीं बल्कि विल को निशाना बना रहा है। उसे एहसास होता है कि यह पहली बार है जब किसी जीव ने उसे नजरअंदाज किया है। नागुमो ड्रैगन को गिराने के लिए अपने हथियार चलाता है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। वह तुरंत शी को मदद के लिए बुलाता है और वह उसे बेहोश करने की कोशिश में अपने हथौड़े से ड्रैगन के सिर पर वार करती है। ड्रैगन को मारने की चाहत रखने वाला नागुमो तुरंत खंभे को ड्रैगन के ट्राउस में घुसा देता है, जिससे ड्रैगन जागकर बोलने लगता है। ड्रैगन की आवाज सुनकर वे सब हैरान रह जाते हैं और वह उनसे पीछे से खंभा निकालने की भीख मांगने लगता है।
वे ड्रैगन से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, लेकिन नागुमो डंडे को ड्रैगन की पीठ में और गहरा धकेलता रहता है। ड्रैगन गिड़गिड़ाता है और उन्हें वह सब बताने का वादा करता है जो वे सुनना चाहते हैं, यह बताते हुए कि कैसे एक आदमी ने उसे नियंत्रित करने और अपनी बात मनवाने के लिए उस पर एक दिन तक बहुत शक्तिशाली जादू करके उसे हेरफेर किया था। विल तुरंत अविश्वास जताता है, पर यूं सच बोलने पर अड़ी है और झूठ पहचानने का दावा करती है। फिर वह मासूमों को मारने का दोषी महसूस करते हुए गिड़गिड़ाती है। नागुमो उसे अनसुना कर खंबे को उसकी पीठ में और गहरा धकेलने की कोशिश करता है, पर यूं उसे रोक देती है। वह उसे समझाती है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा था और उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही थी। नागुमो इस पर विचार करता है और ड्रैगन उसे छड़ निकालने को कहती है और नागुमो इससे थककर अपनी पूरी ताकत से उसे निकाल देता है। वह तुरंत अपने मानव रूप में लौट आती है और उन्हें अपना परिचय टीओ के रूप में देती है। वह उन्हें बताती है कि काले हुड वाला आदमी राक्षसों का उपयोग करके शहर पर हमला करने का इरादा रखता है। नागुमो अपनी क्षमताओं से देखता है कि बड़ी संख्या में राक्षस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। वह आसन्न हमले के बारे में चेतावनी देने के लिए शहर लौटने का फैसला करता है। इसके अलावा वह देखता है कि टीओ में ऊर्जा न होने के कारण वह चल नहीं पा रही है, तो वह उसे खींचने लगता है। इस पर टीओ उस पर चिड़चिड़े अंदाज में चिल्लाने लगती है, वाले युद्ध में मदद की गुहार लगाती है। नागुमो उनकी गुहार ठुकरा देता है, यह सोचकर कि उसका काम पूरा हो गया है और वह अपनी योजनाओं पर लौटना चाहता है। हालांकि उसकी शिक्षिका नहीं मानती और जोर देती है कि वह यह उसके लिए करे। काफी समझाने पर वह शी और यू के साथ खड़ा हुआ और उन्हें हमले की तैयारी शुरू करने को कहा। नागुमो की योजना के अनुसार वे शहर के चारों ओर कई बचाव बनाने लगे और सभी खुश दिखे। थोड़ी देर बाद काम करते समय शक्ति के लिए उनके लिए भोजन लाया गया। दिन भर काम के बाद आइको नागुमो से पूछने गई कि क्या उसे कुछ और चाहिए। उसने कहा सब ठीक है, वह उनके हमले का इंतजार कर रहा है। उसी शाम सानो उससे मिलने आती है, भूल भुलैया में जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने। वह कहता है कि यह महज एक संयोग था, पर वह शुक्रगुजार रहती है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। जब वह जाने लगती है तो वह उसे वापस बुलाता है और सलाह देता है कि मरे नहीं, क्योंकि वह शायद लड़ाई में उसके काम आ सके। वह तुरंत चली जाती है। फिर वह देखता है कि टीओ उस पर नजर रख रही थी और उसे छिपने से बाहर आने को कहता है। वह उसे सवालों से परेशान कर गुस्सा दिलाती है। यू और शी दूर से टीओ की झुंझलाहट देखते हैं। काफी चर्चा के बाद नागुमो को राक्षस पास आते दिखते हैं और वह अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करता है। वह एयर के नागरिकों को प्रेरित कर उनका डर दूर करने के लिए संबोधित करता है। यू, टीओ और शी के समर्थन से वे राक्षसों पर हमला कर उन्हें बड़ी संख्या में खत्म करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद टीओ अचानक थक गई और देखा कि अंगूठी उंगली से गायब है। उसने नागुमो को बताया, जिसने उसे आराम करने को कहा क्योंकि वे संभाल लेंगे। नागुमो को अचानक एहसास हुआ कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और उसने तुरंत यू को बड़े राक्षसों पर हमला करने को कहा ताकि वह छोटे वालों पर ध्यान दे सके। वह जल्दी से अपनी बाइक लेता है और शी के साथ राक्षसों का सामना करने जाता है। नागुमो अपनी पिस्तौल से उन्हें एक एक करके खत्म करता है, जबकि शी बड़े राक्षसों पर हमला करती है। वह भागने की कोशिश कर रहे कुछ राक्षसों को वापस खींचकर देवी की तरह नष्ट कर देती है। फिर नागुमो राक्षसों के नेता का सामना करता है, बंदूक तानकर चेतावनी देता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। नेता कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागुमो उसे गोली मारकर पकड़ लेता है और गुरु के पास वापस ले जाता है। वे सब समझते हैं कि वह शिमिजू है और सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उन्हें अपनी महानता दिखाना चाहता है, यह बताता है। और उसकी शिक्षिका सोचने लगती है कि दानव सेना जुटाकर वह खुद को महान कैसे साबित करेगा। यह अब तक की सबसे बेवकूफी भरी चाल है, लेकिन कम से कम यह उसके बेवकूफ चेहरे से मेल खाती है। जैसे ही वे बात करते हैं, वह अचानक शिक्षिका को पकड़ लेता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे उसके करीब आए तो वह उसकी गर्दन में जहरीली सुई घोंप देगा। वह नागुमो से हथियार मांगता है, बल्कि शिक्षिका को बचाने की कोशिश में वह गलती से घायल हो जाती है। नागुमो लड़के को मार देता है और तुरंत समझता है कि शिक्षिका को झड़ दिया गया है। वह एंटीडोट उसके मुंह में डाल उसे चूमता है ताकि वह दवा ले सके। शीख घावों पर लगाने के लिए कुछ दवा भी लेता है ताकि वह ठीक हो सके। शिक्षक तुरंत नागुमो से शिमिजू की जान बचाने की भीख मांगता है। उसने जो किया उसके बावजूद
नागुमो उसे नजरअंदाज कर उसे 2 बार गोली मार देता है। शिक्षक से कहता है कि वह दुश्मन था और दूसरे मौकों में विश्वास नहीं करता। उसका शिक्षक रोने लगता है और नागुमो चला जाता है। जाते समय नागुमो और दूसरे लोग जो कुछ हुआ उस पर विचार करते हैं और वे उसे बताते हैं कि उसका शिक्षक अभी भी उसके किए पर सोचेगा और उसके लिए बुरा महसूस नहीं करेगा। जब विल इल्वार के स्थान पर पहुंचता है तो वे अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। इल्वार हैरान था, उसे लगा था विल कभी जिंदा नहीं लौटेगा। नागुमो कहता है विल किस्मत वाला था। वह इल्वार से टियो के लिए एक और स्टेटस प्लेट मांगता है जिससे वह मुस्कुराती है क्योंकि अब वह समूह का हिस्सा है। वे अपने कमरे में पहुंचते हैं और टियो सोचने लगती है कि क्या उसके लिए टॉप रैंक स्टेटस प्लेट लेना ठीक है। वह उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि यह बिल्कुल ठीक है। उसे नागुमो का वादा याद आता है। वह उससे पूछती है लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखता है। टियो बिस्तर पर लेटी अपने राज्य और बचपन की बातें याद कर रही है, जागने से मना करती है। इस बीच नागुमो शी को शहर में कई जगह घुमाने ले जाता है जैसा उसने वादा किया था। उन्हें एक एक्वेरियम मिलता है और शी उसे देखने की इच्छा जताती है जिस पर नागुमो सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद शी उसे टोकने आती है और गीगा चैड माफी मांगता है। वह नागुमो के एक और सवाल का जवाब देने का फैसला करता है। नागुमो गीगा चैड से पूछता है कि वह एक्वेरियम में क्या कर रहा है। गीगा चैड बताता है कि पानी की धारा ने उसे गलती से ऊपर धकेल दिया था और नागुमो उसे आजाद करने का फैसला करता है। गीगा चैड उसका धन्यवाद करता है और उन्हें बताता है कि शहर में बहुत सारे गुलाम हैं, इसलिए सावधान रहें। वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं, शी उससे पूछता है कि क्या वह टियो को उनके साथ आने देने में सहज है। वह उसे बताता है कि उसे टियो पसंद है पर उसे विकृत मानता है। शी उसे आश्वस्त करती है कि टियो जैसी भी है उसे वैसी ही पसंद है। फिर नागुमो उसे बताता है कि उन्हें नीचे किसी की मौजूदगी है जो कमजोर है और मदद चाहती है। इस बीच यू और टियो शी की दयालुता और सभी के प्रति उसके प्रेम की बातें करने लगते हैं। नागुमो और शी सीवर में घुसते हैं जहां उन्हें एक अकेली महिला मिलती है। नागुमो उसे उठाता है और शी उसे अपने कबीले की पहचानती है। वे देखते हैं कि वह बहुत भूखी है और शी अपना परिचय मायू बताती है। शी उसे नहलाती है और फिर उसे सुखाती है। नागुमो अंदर आकर उसके बाल बनाने में मदद करता है। वे सोचने लगते हैं कि उसका क्या करें। नागुमो उनसे कहता है कि उसे शहर के गार्ड के पास ले जाना होगा जो उसकी देखभाल करेगा। हालांकि मायू रोने लगती है और जिद करती है कि वह उनके साथ रहना चाहती है क्योंकि वह उन्हें पसंद करती है। नागुमो उसे नजरअंदाज करता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जहां उसे छोड़ा था वहां से धमाका सुनाई देता है। वे तुरंत उसे देखने जाते हैं और पाते हैं कि उसका अपहरण हो गया है। दीवार पर संदेश पढ़कर वे चिंतित हो जाते हैं और उसे बचाने की योजना बनाते हैं। नागुमो एक एक कर उन्हें ढूंढने लगता है और वे मायू को ढूंढने व शहर के अगवा बच्चों को बचाने लगते हैं। नागुमो आखिरकार मायू को ढूंढ लेता है, गुलाम व्यापारियों के सरगना को मारता है और उनके ठिकाने नष्ट करने लगता है। फिर वह उसे आसमान में ऊंचाई पर ले जाता है ताकि वह उनके ठिकानों को नष्ट होते हुए देख सके। मायू उन्हें धन्यवाद देती है और वे उसकी मासूमियत देखते हैं। वह नागुमो को डैडी कहती है क्योंकि लड़कियां नागुमो से कहती हैं कि उन्हें बच्चे चाहिए और वे तैयार हैं, लेकिन वह उनसे कहता है कि ये मजाक आईने के सामने करने के लिए बचा कर रखें। वे एक बाहरी कस्बे की ओर बढ़ते हैं। शहर पहुंचने पर नागुमो को वहां हुई एक पुरानी घटना याद आती है। जब म्यू उसकी तबीयत पूछती है तो वह बस कहता है कि वह पहले भी इस शहर में आ चुका है। शहर पहुंचने पर दल गिल्ड लीडर से मिलता है। वे अपनी हाल की रोमांचक यात्राओं और इल्वर से मिली वस्तुओं की रिपोर्ट देते हैं। अचानक एक साहसी अंदर आता है और उन्हें तुरंत बताता है कि राक्षसों ने भूल भुलैया पर हमला कर दिया है। वह नागुमो से उसके साथ आने की विनती करता है, खासकर इसलिए कि वह पहले भी राक्षसों से बच निकला है। कुछ हिचकिचाहट के बाद नागुमो अपने दोस्तों को खतरे से बचाने के लिए उस साहसी के साथ जाने को राजी हो जाता है। इस बीच भूल भुलैया में बाकी साहसी हैरान हैं क्योंकि फर्श पर ताजा खून देखकर भी उन्हें कोई राक्षस या दानव नहीं मिला। जीवों की रहस्यमय अनुपस्थिति पर चर्चा करते ही उन्हें अचानक एक गुफा से आवाज सुनाई देती है। एक दानव प्रकट होता है और एक नायक को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देता है। दानव फिर उसे अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने का मौका देता है, लेकिन वह उसे भी अस्वीकार कर देता है। उसे लगता है कि सबने साथ देने से मना कर दिया है तो अब उनकी कोई जरूरत नहीं। उसे राक्षस को उन्हें मारने देना होगा। वह उनसे लड़ने लगती है और साहसी खुद को बचाने और राक्षस को मारने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। वे हमले बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, जिससे वे हैरान होते हैं। वे यह भी पाते हैं कि राक्षसों को बचाया जा रहा है क्योंकि उन पर हमला करने पर वह उन्हें ठीक करती रहती है।
एंडो नागुमो को बताता है कि वह मदद के लिए कैसे चुपके से बाहर निकला। वह देखता है कि म्यू पॉपकॉर्न खा रही थी और तुरंत उस पर चिल्लाता है। नागुमो उसे फिर कभी अपनी बेटी पर ऐसे न चिल्लाने की चेतावनी देता है और एंडो माफी मांगता है। इस बीच भूल भुलैया के साहसी अभी भी राक्षसों से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक लड़की अन्य साहसी लोगों को बचाने के लिए ढाल का उपयोग करने की कोशिश करती है, पर भूल भुलैया के एक राक्षस द्वारा मारी जाती है। समूह तब पीछे हटने लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि राक्षस उनके लिए बहुत शक्तिशाली है। वे उसके आदेशों का पालन कर उसमें शामिल होने पर विचार करने लगते हैं, लेकिन कुछ साहसी मना कर देते हैं। दानव पर भरोसा न करते हुए वे लड़ते रहते हैं और देखते हैं कि उसने कैप्टन मेल्क को मार दिया है, जिससे अमानुगावा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह दानव पर हमला करता है और उसे लगभग मार ही डालता है, लेकिन फिर वह देखता है कि उसके पास एक पेंडेंट है और तुरंत उसे मारने से खुद को रोक लेता है। इस बीच एंडो नागुमो से मदद की भीख मांगता रहता है और नागुमो उन्हें भूल भुलैया में बचाने के लिए सहमत हो जाता है। जब वह पहुंचता है तो तुरंत 2 राक्षसों को अपने 2 दोस्तों को मारने से रोकता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और शिजुको अवाक हो जाती है। नागुमो तुरंत दानव के सभी राक्षसों को मारना शुरू कर देता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह उससे पूछती है कि वह यह सब कैसे कर पा रहा है, जिस पर नागुमो बताता है कि वह अभी भी उस पर कमजोर जादू इस्तेमाल कर रही है। उसके अन्य साथी भी उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। वह उन्हें नजरअंदाज कर राक्षसों को मारता रहता है। नागुमो उसके हीलर को निशाना बनाता है और तुरंत कई और राक्षसों को मार गिराता है। वह देखती है कि उसने उसके हीलर को मार दिया है। वह उसे बताता है कि वह नरक जा रही है और लौट नहीं पाएगी। उसके पुराने दोस्त फिर बहस करने लगते हैं कि क्या वह वही है या नहीं। यू फिर हियामा से पूछता है कि क्या वह नागुमो को फिर से धोखा देना चाहता है, जिससे वह डर के मारे पेशाब कर देता है। वह और उसकी टीम बचे राक्षसों से लड़ने लगते हैं। दानव लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो? वह अपनी पुरानी दोस्त की मदद एक हल्की तलवार से करता है, जिससे वह हमलावर सांप को मार पाती है। नागुमो फिर उससे पूछता है कि एक दानव राक्षसों के साथ क्या कर रहा है और वह भूल भुलैया में क्या कर रही है। उसने बताने से मना किया तो नागुमो ने तुरंत उसके पैरों में गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिरकर खून बहने लगी। इसके बावजूद वह उसे जान से मारने की धमकी देता है। जवाब में वह उसे चेतावनी देती है कि उसका प्रेमी आएगा और उसे मार डालेगा। नागुमो हंसते हुए आत्मविश्वास से कहता है कि जो भी उसके पास आएगा, चाहे इंसान हो या भगवान, उसे मार देगा। उसके दोस्त तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वह उन्हें नजरअंदाज कर उसे गोली मार देता है। वे कुछ देर बात करके वापस लौटने लगते हैं। नागुमो नायक से हुई घटनाओं और उसे मारने के बारे में बहस करने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मौका मिलने पर वह डर गया था। उसे सहपाठी होने की परवाह नहीं। रास्ते में आने पर वह उसे मारने से नहीं हिचकिचाएगा। वे सब उससे डर जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल बदल गया है। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी सेना उनका इंतजार कर रही है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। काओरी फिर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वह उनके सफर में शामिल होना चाहती है, लेकिन काओरी नागुमो से अपने प्यार का इजहार करती है। नागुमो सबको चौंकाते हुए काओरी को बताता है कि उसे किसी और से प्यार है और वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह समझ जाती है और फिर भी उसके साथ रहने को कहती है। यूं उसे स्वीकार कर नागुमो की देखभाल को चुनौती मानता है। काओरी फिर उससे बच्चे और कितनी लड़कियों के साथ रहा है पूछने लगती है। वह सवालों से बचकर चला जाता है। उसे बताता है कि वे अगली सुबह जल्दी निकलेंगे और देर न करे। अगली सुबह काओरी दोस्तों से विदा लेती है। शिजुको उसे नागुमो के साथ जाने देती है, यह समझते हुए कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और वह तुरंत एक कार बुलाता है। फिर कार में बैठकर निकल पड़ता है। सब इस तंग स्थिति से असहज हैं, पर टिया इससे उत्तेजित होती है, जो काओरी को अजीब लगता है। तभी सब अपनी भूख की शिकायत करने लगते हैं, पर नागुमो पहले उन्हें नजरअंदाज करता है। यूके अपनी भूख की पुष्टि करने और मोहक अंदाज में होंठ छाटने पर ही नागुमो का ध्यान जाता है। परविटिया का ध्यान इस पर जाता है, जो सोचती है यू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन नागुमो घर लौटने को कृत संकल्प है और सभी लड़कियों को साथ ले जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं। वह वादा करता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उससे इसे काय कर देगा, भले ही वह देवता हो।